Hello everyone, it's me Vidya Bharti again to the channel that is Guide Guru Study Point. ठीक है, तो सबसे पहले कैसे हैं हम लोग? बढ़िया। और ठंड तो बहुत पड़ रही है बनारस में, तो बहुत ज्यादा ठंड है। बाकी सारी जगहों पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मैंने आप लोगों को बोला था कि हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो कि 20 मार्क्स का, और हिस्ट्री में जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है द इम्पैक्ट ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारा सब टॉपिक पिछले क्लास में लिखवाया था। मैं चाहूंगी कि आप पीछे बैक टू द जो वीडियो है वहां पे जाइए और सारे टॉपिक्स को लिखिए। क्लास 10 के बच्चे, मैं आपको दोबारा बोलूंगी कि आप उस सारे टॉपिक्स को लिखिएगा। उसमें से जो पहला सब टॉपिक था वो था इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, नाउ द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर हुआ था, तो उसके पीछे के कई सारे कारण थे। हम जनरल में पता होता है कोई भी मूवमेंट या कोई भी आंदोलन एक दिन में नहीं होता है, उसके कारण जो है बहुत पहले से चले आ रहे होते हैं। इंस्टेंट इवेंट होता है और वो सारा का सारा एक बार में हमें असर भी जाता है। बट यहाँ हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं पढ़े जा रहे, हम पढ़ने जा रहे हैं द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहले उसमें जो हम समझेंगे की वर्ड वो है द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म आफ्टर 1789। ठीक है, तो आप प्लीज ये अगर आपको दिख रहा है आप लोग उसके राइट डाउन करेंगे। ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन डे 1789। ठीक है, तो नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है समझिए, फीलिंग ऑफ वननेस टुवर्ड द नेशन। जैसे हमारे भारत में देखिए, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और पारसीज है, अलग अलग कम्युनिटीज है, या फिर अलग अलग कास्ट के जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, जेंडर में भी हम लोग बहुत अलग अलग है, बहुत सारा भिन्नता है। बट क्या हमें कनेक्ट करना है कि हम सब क्या है, भारतीय हैं, वी ऑल आर इंडियंस। तो ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग लाने वाला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दिस इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जहां हम देखेंगे तो फीलिंग ऑफ वननेस टुवर्ड द रीजन, राष्ट्र के प्रति एकता का भाव आ जाएगा सारे के अंदर। एंड द रियल सोर्स ऑफ पावर रिलाई इन द पीपल एंड नॉट टू द मोनार्क। मतलब जो पावर है डिसीजन मेकिंग का, ठीक है, सिस्टम चलाने का, ठीक है, अपनी सरकार, अपनी व्यवस्था चुनने का, ये पावर अब राजा महाराजा या डायनेस्टी के रूप में नहीं चलेगा। अब ये पावर लोगों के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, पीपल आर द रियल हीरो। ठीक, नाउ द नेशनलिज्म और नेशन सी एज अ बॉडी ऑफ सिटीजन। ठीक है, हम राष्ट्र को एक सिटीजन के रूप में, मतलब द बॉडी ऑफ सिटीजन, यहाँ पर जो राष्ट्र होगा वो नागरिकों का समूह होगा। सारे नागरिक, वो नागरिक जो किस पे काम करेंगे, इक्वल राइट पे, सारे नागरिक को समान अधिकार मिलेगा। कॉमन लॉ, कॉमन लॉ का मतलब क्या हो गया, कानून के सामने सब बराबर है। हम सुनते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ लॉ। ठीक है, तो कॉमन लॉ का मतलब ये होता है कि चाहे कोई बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, डजंट मैटर, कानून के सामने सब बराबर होंगे। एंड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, हम चाहे भले अलग अलग हो लेकिन हमारी आइडेंटिटी एक ही होगी, that we belong to the same nation। तो नेशनलिज्म का मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको प्लीज राइट डाउन करिए। तो मैंने आपको बताया था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो चैप्टर टॉपिक है, चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो सब टॉपिक है वो है द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें से मैंने आपको नेशनलिज्म के बारे में समझाया था पिछले क्लास में। ठीक है, उसी इम्पैक्ट में से कुछ कीवर्ड्स हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको नेशनलिज्म पढ़ाया था। अब जो है सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, उसको संप्रभुता बोलते हैं। ठीक है, और ये आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये कीवर्ड्स थे और ये शॉर्ट में है, तो आपको रिवाइज करने में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये सब लिख के आपको इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो टाइम लगेगा। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, आप इसको पिन पॉइंट कर सकते हैं, मैं चीजों को समझा दूंगी, नरेट कर दूंगी। ठीक है, तो सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल का मतलब होता है पीपल बिकेम नेशन। मतलब देखो, सॉवरेनिटी का सिंपल मतलब होता है, सॉवरेनिटी ऑफ नेशन का मतलब होता है जो नेशन है वो अपने आंतरिक और बाह्य मैटर, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर का डिसीजन खुद लेगी, कोई और कंट्री उसके डिसीजन नहीं लेगा। ठीक है, और यहाँ जो वर्ड है वो है सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, मतलब लोग राष्ट्र बन जाएंगे, लोग डिसीजन लेंगे, पीपल के पास राइट आ जाएगा, वो अपने द्वारा अपने पसंद की सरकार बनाएंगे, जिसको बाद में हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। पर सॉवरेनिटी का सिंपल मतलब है पीपल टेक देयर ओन डिसीजन,
पीपल बिकेम नेशन, ठीक है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ मैंने आपको बताया था कि कानून के सामने सब समान हो जाएंगे, फ्यूडल सिस्टम यहाँ खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज, मेडिवल हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो हम फ्यूडलिज्म के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फ्यूडलिज्म एक व्यवस्था है, ठीक है, वो व्यवस्था यहाँ खत्म हो जाएगी, डिटेल में नहीं, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन 1789, यहाँ पे एक अधिकार, एक डिक्लेरेशन पास होगा जहाँ पे हम लोगों के अधिकार और नागरिक के अधिकार के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सिटी अभी हम जो क्रिएशन ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पे हम फोकस करेंगे। अब जो आइडेंटिटी होगा वो कलेक्टिवनेस पे काम करेगा। कलेक्टिव आइडेंटिटी में हम क्या यूज करेंगे, नेशनल सिंबल्स, ठीक है। जैसे मान लो हमें भारत को एक करना है, ठीक है, भारत के अंदर अगर नेशनलिज्म की भावना लानी है तो हम क्या करेंगे, लोगों को भारतीय होने का एहसास कराएंगे कि हमारा राष्ट्र सेम है, पहले हम अलग अलग हो पर हमारा नेशनल एंथम, ठीक है, हमारा फ्लैग, नेशनल फ्लैग वो सेम है, भारत माता हमारे लिए, ये सब सेम, ये फीलिंग जो है ये वननेस का, एकता का भाव जगाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ट्राई कलर फ्लैग है, फ्लैग्स वो बनेंगे, ठीक है। ला नाइजीरिया फ्रेंच द फादरलैंड होता है, ठीक है। ली काइटोजन का मतलब होता है द सिटीजन, उसके नागरिक के बारे में बात करेंगे। नए हाइज आएंगे, त्योहार होंगे, बहुत सारे शपथ लिए जाएंगे, ठीक। ये सारे के सारे का काम है क्रिएशन ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा करना फ्रेंच पीपल के अंदर, ठीक। फिर यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब होगा कि अब जो कानून व्यवस्था होगी या जो व्यवस्था करेगी वो यूनिफॉर्म तरीके से होगी, नियम सबके लिए समान होगा। वेट मेजरमेंट मैंने आपको नेपोलियन कोर्स में आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे उसने वेट और मेजरमेंट पूरे यूरोप में समान करने का कोशिश किया था और बहुत हद तक फुलफिल हो गया था। तो ये चीजें भी हम देखेंगे। फिर नेशनल लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जहाँ पे जो फ्रांस के लोग हैं वो फ्रेंच बोलेंगे, हम भारतीय जो है हमारे जो ज्यादातर ऐसे हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। हम दोनों भाषाओं में काम कर सकते हैं। तो अलग अलग राष्ट्र के लोगों ने अलग अलग लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया, फ्रांस का फ्रेंच, ठीक है। और इंडियन साथ बोल सकते हैं हमारा कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। और जर्मन का जर्मनी और वर्ल्ड का जर्मन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सारे चीजों का इस्तेमाल करके फ्रेंच के इम्पैक्ट को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म आपका 79 खत्म होने वाला है, ठीक है, टॉपिक खत्म होने वाला है। इससे मैंने आपको जो भी पढ़ाया है नेशनलिज्म, सॉवरेनिटी और नेशनल आइडेंटिटी, ट्राई कलर, लैंग्वेज वगैरह, उसका प्रभाव ये पड़ेगा। देखिए कि जो फ्रेंच आर्मीज है, ठीक है, अब वो अलग अलग जगह जाएंगे यूरोप में, तो वो अलग अलग जगह इस आइडिया को फैलाने का काम करेंगे, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लेकिन इम्पैक्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हम ज्यादा देखते हैं यूरोप में, ठीक है। ऐसा हिस्ट्री में लिखा गया है कि जब फ्रेंच छींकता है या जब फ्रेंच को जुकाम होता है, ठीक है, तो सर्दी पूरे यूरोप में लग जाती है या पूरा वर्ल्ड में हो जाता है। तो फ्रेंच का इतना इंपॉर्टेंस है, ये स्टेटमेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में ही दिया गया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंच आर्मी कैरिड ऑल दीज आइडियाज टू वर्ल्ड यूरोप, ठीक। तो एक आइडिया है वो सर्कुलेट करेगा। दूसरा डिमांड ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है। अब जो जितने भी स्टेट्स है जो पहले मोनार्की के अंदर था वो बटा हुआ था, ध्यान से समझिए। जर्मनी 300 यूनिट में डिवाइड था, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 यूनिट में ऑलरेडी कर दिया था। और क्योंकि ये आइडिया फैल रहा था तो जर्मन, इटली, पोलैंड, ग्रीस, इन सारे लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति प्यार बढ़ने लगा और उन्होंने बोला कि भले हम अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन हम हैं एक ही राष्ट्र के। तो उनके अंदर बिलोंगिंगनेस का भावना, राष्ट्रवाद का भावना आने लगा और उन्होंने अपनी नेशन स्टेट का डिमांड करना शुरू कर दिया, जैसे जर्मनी ने किया, इटली ने किया। इसकी यूनिफिकेशन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी बाद में, ठीक है। फिर सरकार बनी, कैसी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है, संवैधानिक सरकार बनी, ठीक है। फिर नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट हुआ और मोनार्की से क्या मिला, हमें आजादी मिला, ठीक है। तो ये सारा इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म है आफ्टर 1789। ये टॉपिक खत्म हो गया। तो हम जब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम आपको इसी में ऐड करेंगे नेपोलियन कोड के बारे में, नेपोलियन कोड 1804।
आप वो टॉपिक डाल दीजिएगा, हम उसे पढ़ा देंगे और उसके बाद हम फ्रेडरिक सोरियो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब करिए और लगातार बने रहिए ताकि मैं आपको बहुत सारे कंटेंट दे सकूं। सो बाय।